पहली प्लान में, जो हेरोड डोमर मॉडल पर बेस थी, पूरा का पूरा फोकस एग्रीकल्चर पर था। भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े डैम और सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू हुए ताकि देश कम से कम खाने के मामले में तो आत्मनिर्भर बन सके। फिर आई दूसरी प्लान, जिसमें पीसी महालनोबिस मॉडल के साथ घेर ही बदल दिया गया। अब जोर था हैवी इंडस्ट्री पर, भिलाई, दुर्गापुर जैसे विशाल स्टील प्लांट लगाने पर। लेकिन शुरुआती रफ्तार के बाद एक जोर का झटका लगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। टारगेट रखा गया था 5.6% ग्रोथ का, लेकिन हासिल हुई सिर्फ 2.8%। मतलब जो टारगेट था उसका आधा भी अचीव नहीं हुआ। इस एक फेलियर ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तीसरी योजना की इस नाकामी ने देश को एक मुश्किल दौर में धकेल दिया। ये दौर था संकट का, युद्ध का और फिर से सोचने का कि अब आगे क्या करना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये योजनाएं पटरी से उतरी क्यों। देखिए, 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से जंग हुई। इससे देश के संसाधनों पर जबरदस्त दबाव पड़ा। नतीजा ये हुआ कि पंचवर्षीय योजनाओं को रोकना पड़ा और 3 साल तक एक साल की योजनाएं चलानी पड़ी। इसे प्लान हॉलिडे भी कहते हैं। फिर 1971 की जंग और 1975 की इमरजेंसी ने तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लगभग नामुमकिन ही बना दिया। इसी उथल-पुथल के बीच प्रायोरिटीज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब फोकस सिर्फ फैक्ट्री और इंडस्ट्री पर नहीं था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों पर भी था। 5वीं योजना का मशहूर नारा गरीबी हटाओ इसी बदलाव का प्रतीक था। ये वही दौर था जब 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज किया गया और 1969 में ISRO की भी स्थापना हुई। और अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आती है। ये वो दौर था जब भारत ने एक मॉडर्न और ओपन इकोनॉमी की तरफ अपना ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। वैसे इस बड़े बदलाव की जमीन 6ठी और 7वीं योजनाओं में ही तैयार होने लगी थी। मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया गया। नाबार्ड और सेबी जैसे जरूरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिसने देश को आने वाले बड़े आर्थिक सुधारों के लिए तैयार किया। और फिर वो साल आया जिसने सब कुछ बदल दिया, 1991। ये एक टर्निंग पॉइंट था। देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में जबरदस्त बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। इन सुधारों को शॉर्ट में LPG रिफॉर्म्स कहते हैं। L यानी लिबरलाइजेशन, जिससे लाइसेंस राज और सरकारी कंट्रोल कम हुआ। P यानी प्राइवेटाइजेशन, जिसमें सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। और G यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसने विदेशी कंपनियों और निवेश के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। इन 3 कदमों ने भारत का आर्थिक रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। और इन रिफॉर्म्स का नतीजा वो तुरंत देखने को मिला। 8वीं पंचवर्षीय योजना एक जबरदस्त हिट रही। टारगेट था 5.6% की ग्रोथ का और इकोनॉमी ने ग्रो किया 6.8% की दर से। ये साफ इशारा था कि भारत अब सही रास्ते पर है। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। लिबरलाइजेशन के बाद का भारत और 5 ईयर प्लान्स का आखिरी दौर। इस दौर में फोकस बदल गया। अब सिर्फ इकोनॉमी बनाने पर नहीं, बल्कि ये पक्का करने पर था कि ग्रोथ का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सोशल जस्टिस, इंक्लूसिव ग्रोथ और मनरेगा जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया। अब लक्ष्य था ऐसा विकास जो सबको साथ लेकर चले। और फिर धीरे धीरे एक पूरे युग का अंत हो गया। 2014 में प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। 2017 में जब 12वीं योजना खत्म हुई तो उसके साथ ही 65 साल लंबी पंचवर्षीय योजनाओं की ये यात्रा भी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि 65 साल के इस लंबे एक्सपेरिमेंट की विरासत क्या है? इसने देश को आखिर दिया क्या? इसकी विरासत ना थोड़ी मिली-जुली है। इसे समझने के लिए 2 प्लान्स को देखिए। तीसरी योजना, जिसका फोकस आत्मनिर्भरता पर था, बुरी तरह फेल हुई। वहीं 8वीं योजना, जिसका फोकस ह्यूमन रिसोर्स पर था और जो LPG रिफॉर्म्स के बाद आई, वो शानदार तरीके से सफल रही। ये दिखाता है कि वक्त के साथ प्लानिंग की स्ट्रैटेजी कैसे बदली और उसके नतीजे भी कितने अलग-अलग रहे। एक बात तो साफ है, पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत की इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल नींव रखी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज जब भारत एक स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल से मार्केट ड्रिवन मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, तो ये सवाल सोचना जरूरी है, जो नींव केंद्रीय योजना ने बनाई थी, उस पर भारत के भविष्य की इमारत कौन बनाएगा?